वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरिदि खिलोर। आज हम यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस साल मेंस में ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। ईरान न्यूक्लियर डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन, इनके बीच में एक डील हुई थी 2015 में, जिसमें ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाया जाए ऐसे प्रावधान है। तो कुछ कुछ प्रोविजंस दिए गए ताकि ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस हट जाएं और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। लेट्स डिस्कस दिस कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। बीच में ये डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली रिट्रैक्ट कर ली थी और अब जो बिडेन, जो कि नए राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो इसको वापस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में होगा और आगे बेसिकली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कि बेसिकली अब आगे कैसे करना चाहिए, कैसे ईरान को वापस नेगोशिएशन टेबल पर लाया जाए और उसको न्यूक्लियर बॉम्ब एक्वायर करने से रोका जा सकता है। अगर आपको इस क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, जहां पे पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिलते हैं। एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट आए क्लास में, तो मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर आप ज्वाइन करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर पूछ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमारे जो स्टडी IQ पे जो कोर्सेज हैं वो डेफिनेटली चेकआउट करने चाहिए। एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है वो पूरी की पूरी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। अज्यूमिंगली जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं खुल जाएंगे, आपके लिए सबसे इजी और स्मार्ट तरीका है स्टडी IQ के प्रीलिम्स और मेंस के यूपीएससी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। डू चेक आउट देम ऑन द वेबसाइट। चलिए बात करते हैं आज मेन ईरान न्यूक्लियर डील के। जो बिडेन नए राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। 20 जनवरी 2021 को इनकी प्रेसिडेंटशिप स्टार्ट हुई है। इनके पास कई सारे पॉलिसी चेंजेस हैं। बेसिकली फॉरेन पॉलिसी के कई सारे से इनके पास चैलेंजेस हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, चाइना से रिलेटेड चेंजेस हैं, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड चेंजेस हैं। लेकिन उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो सबसे क्रिटिकल है वो है ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील को प्राइमरली फॉर्मली कहा जाता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और द ईरान न्यूक्लियर डील। मतलब आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, हेडलाइंस में पढ़ेंगे तो ईरान न्यूक्लियर डील लिखा होगा और उसी चीज को फॉर्मली नाम दिया गया है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। पिछले 3 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इससे रिट्रैक्ट कर लिया था। बताते हैं उसके बारे में। सवाल यह है कि जो बिडेन ने कंसिस्टेंटली एडवोकेट किया था कि हम ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस पर रिटेन करेंगे और ताकि ईरान बेसिकली इसका फुल कंप्लायंस कर दे। जब 2018 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान से रिट्रैक्ट कर लिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तो ईरान बेसिकली उस तब से लेके फुल कंप्लायंस नहीं कर रहा है। जो बिडेन का उद्देश्य है कि उसको फुल कंप्लायंस पर वापस लिया जा सके। ईरान हैज ऑलवेज रिएटरेटेड इट्स commitment to joint comprehensive plan of action, maintaining that steps it took are reversible as long as United States lifts the sanction imposed by Trump administration since 2018। उसके बावजूद भी ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं और टाइम बेसिकली बहुत ही कम बचा हुआ है। मतलब कि ईरान कहता है कि हमने पिछले 3 साल में जो भी स्टेप्स लिए हैं वो रिवर्सिबल है। हम चाहते हैं JCPOA को कंपाइल करना, हम उसको बेसिकली उसको कंप्लायंस में अप्रोच करना चाहते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सारे के सारे सैंक्शंस हटा देगा जो कि पिछले 3 साल में लगे हैं, तो हम इसको वापस इसके ऊपर कंप्लायंस करना स्टार्ट कर देंगे। न्यूक्लियर डील को, क्योंकि न्यूक्लियर डील पर आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपके लिए स्लाइड काफी महत्वपूर्ण होगी। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये PDF भी कलेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। देखिए, ईरान न्यूक्लियर डील का जो मेन उद्देश्य था वो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले उस चीज को रोकना था। और इस डील के अंदर कई सारे से प्रोविजंस हैं, जैसे कि 2015 में साइन हुई थी तो 10 साल तक 2025 तक ईरान के जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ नटांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, बेसिकली उनके एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का नाम है नटांज, नाम की जगह पर है नटांज, जो न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है वहीं पर लिमिटेड होंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वाली बात है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है। 20% से भी ज्यादा अगर यूरेनियम एनरिच हो जाता है तो बेसिकली उस यूरेनियम को बॉम्ब में यूज किया जा सकता है। इसीलिए अगले 15 सालों तक, 2015 से लेकर 2030 तक, ये जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है ये कहता है कि ईरान 3.67% से भी ज्यादा यूरेनियम नहीं एनरिच कर सकता है, कैन नॉट मोर, उसको एनरिचमेंट और ज्यादा नहीं कर सकता है। उसके बाद वो 300 किलो से भी ज्यादा एनरिचमेंट प्लान अपना जो फ्यूल है वो नहीं रख सकता है। जब 2015 में ये डील साइन हुई थी तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में ईरान बस 2-3 महीने दूर ही था। उस समय उनके पास 3000 किलो से भी ज्यादा यूरेनियम था। अब उसकी लिमिट कर दी गई है कि वो 300 किलो से ज्यादा यूरेनियम को स्टॉकपाइल नहीं कर सकते हैं, और वो भी लो एनरिच यूरेनियम, यानी कि सिर्फ 3.67% से ऊपर एनरिचमेंट नहीं करनी है। और जो ये एनरिचमेंट के जो प्रोग्राम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नटांज
FEP यानी कि जो ये फ्यूल एनरिचमेंट प्लान है उसके वहां पर ही किए जाएंगे। साथ ही साथ इन सारे प्लांट्स को, जितने भी उनके न्यूक्लियर प्लांट्स है, जो भी उनकी न्यूक्लियर रिसर्च है, उसको IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो मॉनिटर करेगी और उनको इंस्पेक्ट भी कर सकती है। अगर ये प्लान साइन नहीं होता, JCPOA ईरान के साथ न्यूक्लियर डील अगर साइन नहीं होती, तो ईरान के पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस, अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइट बनाने की टेक्नोलॉजी है, वो बना सकते थे। वो यूरेनियम को कितना भी एनरिच कर सकते थे और कितना भी स्टॉक पाइल कर सकते थे। उनके पास और भी ज्यादा एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस बनाने की संभावना थी और वो फाइनली कुछ 2-3-4 महीनों में 2015 के करीब में न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लेते। न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान को बनाना बेसिकली वो पूरे के पूरा जो मिडिल ईस्ट रीजन है उसको अनस्टेबल कर सकता था। ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया जो उसका एक प्रतिद्वंदी है और साथ में इजराइल, वो भी ईरान के अगेंस्ट है। इन तीनों के बीच में जो ये 3 मेन पावर है मिडिल ईस्ट की, अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता तो पूरा का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज होने की संभावना रखता था। तो इस प्लान ऑफ एक्शन ने इस चीज को रोक दिया और वो थोड़ा सा प्लान को स्टेबलाइज कर दिया। Joint Comprehensive Plan of Action, also commonly known as Iran Nuclear Deal, is an agreement on Iranian nuclear program reached in Vienna on 2015. इसमें आपको प्री के हिसाब से क्या क्या देखना है, किस किस के बीच में हुआ है। सबसे पहले तो ईरान, उसके बाद P5 यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के 5 परमानेंट मेंबर है, +1 यानी कि जर्मनी और प्लस EU यूरोपियन यूनियन। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, इसीलिए इसको पूरा का पूरा ध्यान रखिए कि किस किस के बीच में ये जो डील हुई है। ज्वाइंट, आपसे सीधा MCQ में पूछा जाएगा, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किस किस के बीच में साइन हुआ है। ईरान न्यूक्लियर डील को तो आपको पता है, तो ईरान तो होगा ही एक पार्टी। दूसरी बाकी सारी पार्टी कौन है, एक तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लस जो बेसिकली यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल्स के 5 परमानेंट मेंबर है, प्लस US इंक्लूडिंग USA, एंड देन +1 जर्मनी एक एक्स्ट्रा है और साथ में एक यूरोपियन यूनियन भी अलग से है। Under JCPOA, Iran agreed to eliminate its stockpile of medium enriched uranium, cut its stockpile of low enriched uranium by 98%। तो जो मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम था वो तो कंप्लीटली गायब कर दिया जाएगा और जो लो एनरिच्ड यूरेनियम था वो 98% से कम कर दिया जाएगा और उसकी लिमिट रख दी जाएगी 300 किलो से नीचे का लो एनरिच्ड यूरेनियम वो रखेंगे। रिड्यूस्ड अबाउट 2/3 द नंबर ऑफ गैस सेंट्रीफ्यूजेस। अगले 13 सालों में, 2015 में जब साइन हुआ था तो 13 सालों तक बेसिकली जितने भी सेंट्रीफ्यूजेस उन्होंने बनाए थे वो कम से कम 2/3 कर दिए जाएंगे। अगर 100 थे तो बेसिकली 67 कर देंगे। फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स यानी कि 2030 तक एनरिच यूरेनियम करेंगे, लेकिन सिर्फ 3.67% तक की एनरिचमेंट होनी चाहिए यूरेनियम में। ईरान ऑल्सो अग्रीड नॉट टू बिल्ड एनी न्यू हैवी वाटर फैसिलिटी। कोई नई हैवी वाटर फैसिलिटी यानी ऐसा न्यूक्लियर प्लांट भी नहीं बनाएंगे जहां पे वो हैवी वाटर का प्रयोग करेंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज विल बी लिमिटेड टू सिंगल फैसिलिटी, जो कि अभी हमने बताया कि नटान्स नाम का जो एनरिचमेंट प्लांट है सिर्फ वहीं पर ही न्यूक्लियर एनरिच किया जाएगा और उसकी भी लिमिट होगी 3.67%। अदर फैसिलिटीज विल बी कन्वर्टेड टू अवॉइड प्रोलिफरेशन रिस्क। बाकी सबको अवॉइड करेंगे ताकि प्रोलिफरेशन नहीं हो सके। एक ही होगा तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है वो बेसिकली उसको चेक कर सकेगी आसानी से। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसको आसानी से चेक कर सकेगी, इंस्पेक्ट कर सकेगी और मॉनिटर कर सकेगी। द अग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इन रिटर्न फॉर वेरीफाइबली अबाइडिंग बाय इट्स कमिटमेंट, अगर ये सारी की सारी चीजें जो ईरान की कमिटमेंट्स हैं ये वेरीफाई कर देता है IAEA, तो ईरान विल रिसीव रिलीफ फ्रॉम US, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस। तो उसके ऊपर जो जो सैंक्शंस लगी हुई है, इकोनॉमिक सैंक्शंस, US से, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीनों ने जो जो लगाई है वो सारी की सारी हटा दी जाएंगी। ये उद्देश्य था हमारी पूरी की पूरी जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो डील थी। बराक ओबामा कहते थे कि ये उनकी सबसे ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक सक्सेस है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस डील मस्ट हैव बीन अकॉर्डिंग टू बराक ओबामा, कि उनकी 8 साल की प्रेसिडेंशियल शिप में ये सबसे महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक सक्सेस मानते हैं। जब ये साइन हुआ था तो ईरान बेसिकली कुछ ही दूर था, वो पूरा का पूरा इतना न्यूक्लियर यूरेनियम एक्यूमुलेट करने में कि वो एक न्यूक्लियर डिवाइस बना सकते थे। JCPOA ने ईरान को ऑब्लाइज किया कि वो कंस्ट्रेंट्स को एक्सेप्ट कर ले और एक इंट्रूसिव इंस्पेक्शन रिजीम जो कि IAEA करता है, ये इंस्पेक्शन कौन करता है, IAEA, और उसके बाद धीरे धीरे उनके इकोनॉमिक सैंक्शंस लिफ्ट हो जाएं। ट्रंप बेसिकली इस डील से कभी भी खुश नहीं थे। ट्रंप ने 2018 में बेसिकली इस डील को पुल कर लिया एंड दे एम्बार्क्ड ऑन अ पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा था ईरान के अगेंस्ट। वो चाहते थे कि ईरान वापस नेगोशिएटिंग टेबल पर आए और बेसिकली इस डील में वो कुछ और एक्स्ट्रा प्रोविजंस और एक्स्ट्रा प्रिंसिपल्स जो कि ईरान के अगेंस्ट हो उनको ऐड कर दे। US का जो डिसीजन था
वो बेसिकली सारी की सारी पार्टीज, क्योंकि सिर्फ यूएस तो नहीं थे, बाकी 4 और परमानेंट 5 मेंबर्स थे, जर्मनी था और यूरोपियन यूनियन भी था, उन सब ने इसको क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि 2015 से 2018 तक ईरान जो था वो सारे के सारा रेटिफाई कर रहा था और कंप्लायंस में था जेसीपीओए के कंप्लायंस में था। यूएस विड्रॉल के बाद ईरान रिस्पॉन्स वाज म्यूटेड एज द E3, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। E3 किसको कहा जाता है? फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। ये यूरोप के तीन जो सबसे बड़ी जो यूरोप की तीन सबसे बड़ी कंट्री, तीन सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनको कहा जाता है E3। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखिएगा। G8 कौन होता है, G7 कौन होता है, P5 कौन, परमानेंट 5, E3 मतलब यूके, फ्रांस और जर्मनी। अब ईरान ने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया 2018 में जब यूएसए ने इस डील को कैंसिल किया, रिट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि E3 ने बोला कि हम एक कोई और कॉम्प्रोमाइज निकालते हैं, किसी प्रकार से आपके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई है ईरान के ऊपर, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। वी विल फाइंड अ वेज टू मिटिगेट द यूएस डिसीजंस। पर धीरे धीरे 1 साल से ज्यादा हो गया कि जो तेहरान की जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस थी, इट वियर्ड आउट। वो जो रिजल्ट्स थे, वो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हटने के रिजल्ट्स थे, वो ईरान के ऊपर नहीं आए। तो बेसिकली दे स्टार्टेड फॉलोइंग अ प्रेशर ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के अगेंस्ट ईरान की मैक्सिमम रेजिस्टेंस की पॉलिसी स्टार्ट हो गई। न्यूक्लियर फ्रंट पे बेसिकली धीरे धीरे उसके बाद जब उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर अपनाना स्टार्ट किया, तो ईरान ने जो जेसीपीओ के कंस्ट्रेंट्स थे उनसे धीरे धीरे हटना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने वो जो 300 केजी की यूरेनियम, लो एनरिच्ड यूरेनियम की लिमिट थी, उसको एक्सीड किया। रेजिंग एनरिचमेंट लेवल 3.67% से 4.5% पे उन्होंने एनरिचमेंट कर दी। स्टेपिंग अप द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस, जिसको रोकने के लिए उन्होंने जेसीपीओ में अग्री किया था। रिज्यूमिंग एनरिचमेंट एट फोर्डो, नटान्स के अलावा फोर्डो नाम के एनरिचमेंट प्लान पर भी बेसिकली उन्होंने एनरिचमेंट स्टार्ट कर दी। एंड वायलेटिंग लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस इन द यूज। जो 2015 में उनके पास सेंट्रीफ्यूजेस थे, उसकी लिमिट कर दी थी कि 2030 तक वो 2/3 ही रहेंगे। अब उसको हटा के बेसिकली उन्होंने कर दिया, उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, जो कि सेंट्रीफ्यूजेस की लिमिट थी। यूएस और ज्यादा पुश अहेड किया विद यूनिलेटरल सैंक्शंस। ट्रंप ने डील तो हटा ही ली थी, और जब उन्होंने जेसीपीओ के जो प्रोविजंस थे उनको मूव अवे करना स्टार्ट किया, तो ट्रंप और ज्यादा सैंक्शंस उनके ऊपर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए। जितने भी बैंक ईरान के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से एसोसिएटेड थे, उन सबके ऊपर सैंक्शंस लग गए। जो इंडस्ट्रीज थी, मेटलर्जी, एनर्जी और शिपिंग की, उनके साथ जितने भी इंडिविजुअल, कोई उनके बिजनेसमैन थे जो डिफेंस, इंटेलिजेंस या न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थे, उन सबके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। बल्कि 2020 खत्म होते होते कम से कम नहीं तो 1500 इंडिविजुअल और कंपनियां मिलाकर बेसिकली उनके ऊपर 80 से भी ज्यादा सैंक्शंस के राउंड लगा दिए गए थे। इस बात पर ट्रंप की जो पॉलिसी थी, उससे बेसिकली इजराइल और सऊदी अरेबिया को तो बेसिकली थोड़ी खुशी मिली होगी, क्योंकि उनको बड़ा मजा आता है जब ईरान थोड़ी सी समस्या में घुस जाता है। परंतु ईरान बेसिकली नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आ पाया इसकी वजह से, और ऊपर से ईरान के पास और एपेटाइट भी नहीं बचा नेगोशिएशंस का। क्यों? क्योंकि एक सॉवरेन कंट्री एक तुम्हारा डील करके गया है और गवर्नमेंट चेंज होने पर उसी डील से रिट्रैक्ट कर लिया जाए, तो बेसिकली कोई दूसरा देश क्यों उस नेगोशिएशन टेबल पर दोबारा जाएगा। अभी रिसेंटली, दिस इज वेरी रिसेंट न्यूज जो कि फरवरी में हुई है, ये करंट अफेयर्स में रेगुलरली आएगी। जो IAEA के डायरेक्टर जनरल हैं, इस समय उनका नाम है रफेल ग्रॉसी। रफेल ग्रॉसी तेहरान गए और उन्होंने एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, एक 3 महीने का टेम्परेरी अग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, जिसमें जो ईरान विड्रॉ कर रहा था प्रोटोकॉल से, उन्होंने बोला है कि 3 महीने तक नहीं करेंगे। ठीक है, यह समय दिया गया है 3 महीने का, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर चाहे तो जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस उनके ऊपर पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं उनको रिट्रैक्ट कर ले और फिर दोबारा से JCPOA को एक्टिवेट कर दे, ताकि ईरान फिर दोबारा से उस चीज के कंप्लायंस करना स्टार्ट कर दे। समय बहुत कम है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तेजी से काम करना पड़ेगा। जिसमें कुछ सजेशंस, अगर आपके पास मेंस में क्वेश्चन आए, आप दे सकते हैं कि सबसे पहले जो ईरान की एप्लीकेशन है IMF के सामने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने फॉर कोविड-19 रिलीफ, और वैक्सीन्स की जो सप्लाई है उसको बेसिकली जल्दी से अग्री कर जाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को। जितनी जल्दी होगा ईरान को लगेगा कि हाँ, हमारे ऊपर सैंक्शंस हट रहे हैं, तो वी शुड कंप्लाई विद दी JCPOA। ओमान जो है वो भी बेसिकली इस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है JCPOA को ईरान के साथ नेगोशिएट कर बैक चैनल्स के द्वारा। IAEA एंड E3 यानी यूरोपियन 3 के जो सबसे बड़े कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन शुड वर्क ऑन ए पैरेलल रिवर्सल ऑफ स्टेप्स टेकन बाय ईरान टू इंश्योर फुल कंप्लायंस विद द JCPOA।
ब्रुसेल्स यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का जो सेंटर है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स हैज लॉन्ग वांटेड टू बी टेकन seriously as an independent foreign policy actor and it is now the opportunity to take a lead role. Hence बिडेन के लिए ये बेसिकली जो फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी से वो ईरान को वापस कंप्लायंस पे ला सकते हैं JCPOA के। इन द कमिंग डेज दिस न्यूज विल कीप ऑन डेवलपिंग, ये आपके सामने आता रहेगा। आपके सामने मेंस में और प्रीलिम से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, एक तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और दूसरा ईरान न्यूक्लियर डील का एनालिसिस आ सकता है डायरेक्ट आपके मेंस में और डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में। कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस देश के बीच में साइन किया गया है, P5 कौन होते हैं, E3 कौन होते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील कौन कौन से कंट्रीज किस किस पार्टीज के बीच में साइन हुए हैं, ईरान न्यूक्लियर डील के कुछ प्रोविजंस भी आ सकते हैं। तो उनको एक बार पढ़िएगा, उनको रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट आए तो आप डेफिनेटली मुझे मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। एंड इन केस यू नीड द PDF एंड द नोटिफिकेशंस फॉर द अपकमिंग क्लासेस तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।